नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। पहली बार आंध्र प्रदेश सरकार की एक फर्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 120 टन तंबाकू का निर्यात किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रोग वाहकों के नियंत्रण और उन्मूलन को लेकर जन अभियान शुरू करने के लिए लोक भागीदारी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच ने वन्य प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और औषध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली बार आंध्र प्रदेश सरकार की एक फर्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 120 टन तंबाकू का निर्यात किया है। तंबाकू का ये निर्यात आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी एपी मार्कफेड ने किया है। राज्य में किसान निम्न गुणवत्ता वाली किस्मों के लिए खरीदारों की कमी का सामना कर रहे हैं। इस कारण किसानों की ये समस्या दूर करने के लिए निर्यात का सहारा लिया गया। भारत में तंबाकू की खेती लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। विश्व स्तर पर ये कुल तंबाकू उत्पादन का 9% है। भारत विश्व में चीन के बाद तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक देश भी है। तंबाकू एक नकदी फसल है और इसकी खेती करने के लिए जो जलवायु स्थितियां चाहिए, ये मूल रूप से एक अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है, लेकिन इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी फसल की वृद्धि के लिए 100 से 120 दिनों तक पाला रहित जलवायु और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत तापमान की जरूरत होती है। अच्छी तरह से वितरित 88 से 125 मिलीमीटर प्रतिमाह वर्षा की जरूरत होती है। फसल वृद्धि के दौरान तंबाकू तेज हवा और तूफान सहन नहीं कर सकता। इसकी खेती के लिए हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम और पोटाश, फास्फोरिक एसिड और आयरन अधिक मात्रा में होते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादक राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इसका शासी निकाय तंबाकू बोर्ड है। बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है। ये बोर्ड तंबाकू उत्पादकों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ये बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तंबाकू के भी कई प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया यानी FCV तंबाकू उगाई जाती है। गुजरात और कर्नाटक में बीड़ी तंबाकू, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सिगार और चेरूट तंबाकू, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुक्का तंबाकू। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश में चबाने और सूंघने वाला तंबाकू उगाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोग वाहकों के नियंत्रण और उन्मूलन को लेकर जन अभियान शुरू करने के लिए लोक भागीदारी महत्वपूर्ण है। मॉनसून से पहले रोग वाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 13 अत्यधिक प्रभावित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक के दौरान लोगों की भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। रोगवाहक जनित रोग यानी वेक्टर बोर्न डिजीज ऐसे मानव रोग हैं जो परजीवी, विषाणु और जीवाणुओं जैसे रोगजनकों के कारण होते हैं। ये रोग वाहकों द्वारा संचारित होते हैं। ये रोग वाहक ऐसे जीव होते हैं जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से मनुष्यों में संक्रामक रोगजनकों को संचारित करते हैं। अधिकतर रोगवाहक रक्त चूसने वाले कीट जैसे कि मच्छर, टिक, जूं आदि होते हैं। ये किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर का रक्त चूसने के दौरान रोगजनकों का भी अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। फिर बाद में ये किसी अन्य व्यक्ति या जानवर में संचारित कर देते हैं और तब तक रोगजनक अपनी प्रतिकृति बना चुका होता है। सभी संक्रामक रोगों में रोगवाहकों से होने वाले रोगों की हिस्सेदारी 17% से ज्यादा है। भारत में रोगवाहक जनित रोग के प्रसार को निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं: अनियोजित शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां, लंबे समय तक मानसूनी वर्षा, ये रोगाणुओं के लिए अनुकूल प्रजनन स्थिति प्रदान करती है। इसके अलावा व्यापार और यात्रा का वैश्वीकरण आदि। और इसी कारण कई कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए, जैसे कि राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यक्रम है। ये भारत में रोगाणु जनित 6 रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है। केंद्र सरकार ने रोगवाहक जनित रोगों के उन्मूलन के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे वर्ष 2030 तक मलेरिया और लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन और वर्ष 2023 तक कालाजार का अंत। भारत में रोगवाहक जनित रोग हैं मलेरिया, जो कि एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, डेंगू जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से होता है,
जापानी एन्सेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है। काला जार के लिए सैंड फ्लाई जिम्मेदार है। इसके अलावा लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स मच्छर और चिकनगुनिया का कारण एडिस एजिप्टी मच्छर है। और आइए अब बात करते हैं जैव विविधता की। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES ने वन्य प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की है। IPBES की ये आकलन रिपोर्ट दुनिया भर में पादपों, जानवरों, कवक और शैवाल की वन्य प्रजातियों के अधिक सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझ, विश्लेषण और साधन प्रदान करती है। सतत उपयोग वो है जब मानव कल्याण में योगदान करते हुए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व बना रहता है, यानी कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी प्रकृति को संरक्षित करना। इस रिपोर्ट के और भी कई प्रमुख निष्कर्ष हैं। इसमें कहा गया है कि मनुष्य खाद्य, ऊर्जा, दवा सामग्री और अन्य उद्देश्यों के लिए 50,000 वन्य प्रजातियों पर निर्भर है। दुनिया भर में इन उद्देश्यों की पूर्ति मछली पकड़ने, संग्रह करने, लॉगिंग यानी लकड़ी की कटाई और स्थलीय पशुओं के पालन के माध्यम से प्राप्त होती है। कई मूलवासी लोगों और स्थानीय समुदायों की पहचान, अस्तित्व और आजीविका को बनाए रखने के लिए वन्य प्रजातियों का सतत उपयोग महत्वपूर्ण है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में वन्य प्रजातियों का अत्यधिक दोहन उनके अस्तित्व के समक्ष सबसे बड़ा खतरा है। ये अति दोहन स्थलीय और ताज़ा जल पारिस्थितिकी तंत्र में भी दूसरा सबसे बड़ा खतरा माना गया है। आपको बता दें कि ऐसे कई कारण हैं जो वन्य प्रजातियों की बहुतायत और वितरण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि भू परिदृश्य यानी लैंडस्केप में बदलाव, समुद्री परिदृश्य में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आक्रामक विदेशी प्रजातियां। वन्य प्रजातियों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाभों का निष्पक्ष, उचित और समान वितरण जरूरी है। वर्ष 2012 में स्थापित IPBES का सचिवालय जर्मनी के बॉन में स्थित है। ये एक स्वतंत्र और अंतर सरकारी मंच है। इसका मुख्य कार्य जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर सार्वजनिक निर्णय लेने में विज्ञान की भूमिका को मजबूत करना है। IPBES ने ये एक टेबल भी प्रस्तुत की है। इस तालिका में बताया गया है कि किस तरह से जलीय जीवों का मत्स्य द्वारा दोहन किया जाता है और सजावटी सौंदर्य में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पादप, कवक और शैवाल का संग्रह किया जाता है। इनका भी सजावटी सौंदर्य, ऊर्जा, खाद्य, आहार आदि में यूज किया जाता है। और वृक्षों की कटाई की जाती है। ये जलाने के काम में और खाद्य, आहार आदि में काम आते हैं। इसके अलावा स्थलीय जानवरों को मारा जाता है। कई बार इनको सीखने के लिए मारा जाता है, कई बार वस्तुओं के निर्माण के लिए मारा जाता है। औषधि, स्वच्छता, मनोरंजन और अन्य कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा या सुना होगा कि कई बार टीकों के ट्रायल के लिए या फिर दवाइयों को मनुष्यों को देने से पहले बंदरों में या फिर खरगोश आदि में इनके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, तो कई दिनों तक जानवरों को इस माध्यम से भी प्रताड़ित किया जाता है। और अगली खबर पड़ोसी देश जापान से संबंधित है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। शिंजो आबे सबसे लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने और वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक मुखर नीतियों पर बल दिया था। उनकी पुस्तक उत्सुकुशी कुनी ई यानी टुवार्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री में भारत का विशेष उल्लेख किया गया। और आइए अब बात करते हैं शिंजो आबे के प्रमुख योगदानों के बारे में। आर्थिक क्षेत्र में उनकी आर्थिक नीति को आबेनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसमें मौद्रिक नीति में लोचशीलता, राजकोषीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधारों को अपनाकर 2 दशकों से अधिक समय तक व्याप्त अविस्फीति यानी डिफ्लेशन को दूर करने के उपाय किए गए थे। वहीं विदेश नीति में अगर आबे की नीतियों की बात की जाए तो उनकी आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी नीति के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र एक सामयिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक वास्तविकता के रूप में उभरा है। उन्होंने लोगों, वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान के मुक्त प्रवाह के लिए वर्ष 2007 में चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड का विचार प्रस्तुत किया था। वहीं रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापानी सैनिकों को विदेशी भूमि पर लड़ने की अनुमति देने के लिए संविधान की फिर से व्याख्या की गई थी। साथ ही उस प्रावधान को भी रद्द कर दिया गया था जिसके तहत एक मित्र देश पर हमले की दशा में उसकी रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग करने पर प्रतिबंध था। वहीं सामाजिक नीतियों की बात करें तो आबे ने वुमेनिक्स की नीति अपनाई थी। इसके तहत कंपनियों को विशेष रूप से तैयार की गई सरकारी नीतियों की मदद से महिलाओं के नियोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया था। इस नीति के तहत महिलाओं को नियोजित करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करने के लिए तरजीही सरकारी अनुबंध और सरकार द्वारा वित्त पोषित डे केयर सेंटर की सुविधाएं प्रदान की गई थीं। वहीं भारत और जापान के संबंधों में अगर आबे के योगदान की बात की जाए
तो उन्होंने शांति और सुरक्षा के लिए भारत जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा दिया था। आबे के कार्यकाल में जापान ने प्रमुख परियोजनाओं में सहायता के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 10वें हिस्से का योगदान दिया था। इन परियोजनाओं में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना भी शामिल थी। उन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के प्रवेश का समर्थन किया था। इसके अलावा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी में भी सहयोग को बढ़ावा दिया था। शिंजो आबे के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत के रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 54.1% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। ये निर्यात 13,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस निर्यात में निजी क्षेत्र का हिस्सा 70% था। शेष योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का था। इससे पहले निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 90% थी। निर्यात गंतव्य में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अन्य देश। और प्रमुख निर्यात मदों में शामिल थी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी फ्यूजलेज यानी कि विमान के ढांचे की आपूर्ति। इसके अलावा भारत का हल्का युद्धक विमान तेजस मलेशिया के लड़ाकू जेट खरीद ऑर्डर में सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है। सरकार भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इनमें मेक इन इंडिया के लिए अन्य देशों के साथ सहयोगात्मक प्रयास भी शामिल हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा कारोबार हासिल करना है। इसमें एरोस्पेस और रक्षा सामग्रियों एवं सेवाओं में 5 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य भी शामिल है। इसकी प्रमुख पहलें हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी आईडेक्स पहल आरंभ की गई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 घोषित की गई है और मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति ये स्वदेशी रक्षा उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। और आइए अब बात करते हैं औषध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में। औषध विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से औषध उद्योग को मजबूत बनाने की नई योजना में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। औषध विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय का एक विभाग है। इस योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। इस योजना के घटकों के तहत सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता यानी APICF शुरू किया गया। इसका खर्च 178 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य सामान्य सुविधाएं तैयार करके उनके निरंतर विकास के लिए मौजूदा फार्मास्यूटिकल क्लस्टरों की क्षमता को मजबूत करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति सामान्य इकाइयों के निर्माण के माध्यम से होगी। इसमें अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी योजना है औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। इसका खर्च 300 करोड़ रुपए है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम फार्मा उद्योग को सहायता प्रदान की जाएगी। ये सहायता अधिकतम 5% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट या 10% की क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के स्वामित्व वाली और प्रबंधित इकाइयों के लिए ये छूट 6% होगी। इसके अलावा अन्य योजना है औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना। इसका खर्च लगभग 21.5 करोड़ रुपए है। इसके तहत फार्मास्यूटिकल यानी औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों की समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कार्य अध्ययन या सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस तैयार करने और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाएगा। भारत के फार्मा या औषध क्षेत्र के बारे में बात करें तो भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। वैश्विक जेनरिक दवाओं की आपूर्ति में मात्रा के हिसाब से भारत की 20% हिस्सेदारी है। भारत विश्व में टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत टीकों की वैश्विक मांग के 60% हिस्से की पूर्ति करता है। वर्तमान में भारतीय फार्मा क्षेत्र का मूल्य 41.7 अरब डॉलर है और वर्ष 2030 तक इसके 120 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति
हेल्प के तहत OALP निविदा चरण 8 की घोषणा की है। इसमें प्रतिस्पर्धी बोली के लिए 10 ब्लॉक को प्रस्तुत किया गया है। हेल्प को वर्ष 2016 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के स्थान पर लाया गया था। नेल्प की तुलना में हेल्प अधिक बेहतर नीति है। इसका कारण ये है कि ये अनेक प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे कि समान लाइसेंसिंग प्रणाली, विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता और कम रॉयल्टी उपकर। हेल्प के तहत राजस्व साझाकरण समझौता मॉडल को अपनाया गया है। ये भारतीय अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय करने की सुगमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगली खबर है राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 में SPSEs के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त की गई राशि का 100% राज्यों को प्रदान करना स्वीकार किया है। इसका उद्देश्य राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को प्रोत्साहित करना है। इसमें राज्य अथवा राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले SPSEs शामिल हैं। ये निजीकरण पहले आओ और पहले पाओ नीति के आधार पर किया जाएगा। इसमें एक राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह से SPSEs को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के मामले में प्राप्त राशि का 66% अतिरिक्त आवंटन के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा परिसंपत्ति के मुद्रीकरण या अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के मामले में 50% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। पेमेंट एग्रीगेटर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेजरपे, स्ट्राइप और पाइन लैब्स जैसे भुगतान प्रदाताओं को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। भुगतान एग्रीगेटर को मर्चेंट एग्रीगेटर के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ई-कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों को ग्राहकों द्वारा भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसमें पेमेंट एग्रीगेटर को अपने स्वयं की अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की जरूरत नहीं होती है। इन संस्थान को RBI पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के विनियमन पर दिशा निर्देश के माध्यम से विनियमित कर रहा है। इन दिशा निर्देशों को वर्ष 2020 में जारी किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडी शुल्क। केंद्र सरकार ने अनाज अधिशेष राज्यों से कुछ शुल्कों को सीमित करने के लिए उपाय करने के लिए कहा है। इसमें इन राज्यों से किसानों को प्रदान किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडी शुल्क और अन्य खरीद व्यय जैसे कि वैधानिक शुल्कों को 2% या उससे कम करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में पंजाब MSP पर 6% और हरियाणा 4% की उच्च लेवी वसूल करते हैं। ये लेवी मंडी शुल्क और ग्रामीण विकास उपकर आदि के रूप में वसूल की जाती है। ये लेवी आड़ती या कमीशन एजेंट शुल्क के अलावा होती है और इस उच्च लेवी से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, क्योंकि इससे खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि होती है। ये बाजार व्यवस्था को असंतुलित करती है। ये अनाज की खरीद में निजी क्षेत्र की भागीदारी को हतोत्साहित करती है। इससे प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन उद्योग प्रभावित होता है। अगली खबर है आकस्मिक बाढ़ से संबंधित। मध्य कश्मीर में आकस्मिक बाढ़ के कारण भूस्खलन की विपदा घटित हुई और इस विपदा में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हो गए हैं। इनमें अधिकतर अमरनाथ तीर्थयात्री थे। आकस्मिक बाढ़ तब आती है जब 6 घंटे से भी कम समय में ज्यादा वर्षा हो जाती है। ये अत्यधिक वर्षा के कुछ मिनटों या कुछ घंटों के भीतर घटित हो सकती है। ये तब भी घटित हो सकती है जब कोई वर्षा न हुई हो। उदाहरण के लिए किसी तटबंध या बांध के टूटने के बाद या किसी मलबे या हिमखंड से जल के आकस्मिक बहाव के बाद। हीट इंडेक्स। हाल ही में दिल्ली का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस महसूस किया गया था। हालांकि वास्तविक मापा गया उच्च तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था और इसका कारण उच्च आर्द्रता और वर्षा की कमी को बताया गया। हीट इंडेक्स को आभासी तापमान के रूप में भी जाना जाता है। ये वो तापमान है जो मानव शरीर को तब महसूस होता है जब सापेक्ष आर्द्रता वायु के तापमान के साथ मिल जाती है। मानव शरीर अधिक गर्मी का अनुभव करने पर पसीने का स्राव करना आरंभ कर देता है। फिर पसीने के वाष्पीकरण के माध्यम से स्वयं को ठंडा करने का प्रयास करता है, लेकिन उच्च सापेक्ष आर्द्रता के मामले में वाष्पीकरण की दर में कमी हो जाती है और इसके कारण मानव शरीर अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता। परिमाण। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने परिमाण पोर्टल को जनता के लिए खोल दिया है। ये NCR के लिए एक जियो पोर्टल है। इस पोर्टल में भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, स्वास्थ्य, आश्रय, विरासत और पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे कई क्षेत्रों के विवरण शामिल हैं। इससे NCR क्षेत्र में विकेंद्रीकृत योजना निर्माण और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नोनिल फेनोल। एक अध्ययन में संपूर्ण भारत में पेयजल में विषाक्त रासायनिक
नोनील फेनॉल के उच्च स्तर की उपस्थिति का पता चला है। नोनील फेनॉल का उपयोग आमतौर पर नोनील फेनॉल एथॉक्सिलेट्स के उत्पादन में किया जाता है। एनपीई का उपयोग पृष्ठ सक्रिय कारक यानी सर्फेक्टेंट्स के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ये दिन प्रतिदिन के उपभोक्ता उत्पादों जैसे कि डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट और डिस्पर्सेंट में भी उपयोग होता है। हालांकि मानव पर अगर इसके प्रभाव की बात करें तो नोनील फेनॉल एक अंतःस्रावी विघटनकारी है। ये जन्म दोष, त्वचा और आंखों में जलन आदि जैसे प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भी नोनील फेनॉल को केमिकल ऑफ अ ग्लोबल कंसर्न के रूप में नामित किया है। हालांकि भारत में पेयजल और सतही जल में विशेष रूप से नोनील फेनॉल के कोई मानक मौजूद नहीं है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जिबूती। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने विदेश में अपनी लंबी दूरी की तैनाती के हिस्से के रूप में जिबूती का दौरा किया। जिबूती एक पूर्व अफ्रीकी देश है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। ये अपनी भूमि सीमा इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया से साझा करता है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के सैन्य अड्डे स्थापित हैं। इसकी तटरेखा लाल सागर और अदन की खाड़ी से लगती है। ये दोनों जल निकाय जिबूती और यमन के बीच स्थित बाबल मंडेव जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। जिबूती का न्यूनतम बिंदु है झील असल। ये अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु है। ये 34.8% लवणता के साथ दुनिया की सबसे अधिक लवणीय झीलों में से एक है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है मिस्र। यहाँ की राजधानी काहिरा है। भारतीय वायुसेना मिस्र में आयोजित सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग ले रही है। इसकी सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर में, पूर्व में सुएज की खाड़ी और लाल सागर, पश्चिम में लीबिया और दक्षिण में सूडान और फिलिस्तीनी क्षेत्र तथा पूर्व में इजराइल से लगती हैं। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का हिस्सा है। मिस्र की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कैथरीन। सबसे प्रमुख स्थल है पूर्वी मरुस्थल जो कि अरब मरुस्थल का हिस्सा है, और पश्चिमी मरुस्थल जो कि लीबिया के मरुस्थल की शाखा है। लेक नासिर नील नदी पर एक जलाशय है। इसे आसवान बांध के अंतर्गत बनाया गया है। मिस्र में स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला कृत्रिम जल मार्ग है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।